आंसर है शायद नहीं। तो इस वाली केस के अंदर कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री है। और कॉन्सेप्ट कौन सी है? केएसपी की कॉन्सेप्ट है। लेड के साथ भी प्रॉब्लम है, इसके क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट बना सकते हैं और इसके सल्फाइड भी बना सकते हैं। शुरुआत में डिस्कस कर रहा था कि वो ग्रुप 1 के अंदर भी प्लेस कर रखा है, ग्रुप 2 के अंदर भी प्लेस कर रखा है। तो क्या मान लो तुम्हें उसने सॉल्ट जनरेट करके दे दी, तो नेस्लेस रिएजेंट ने अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करा तो इसने जनरेट क्या करना है? इसने ये कंपाउंड जनरेट करना है और इसे मिलस बेस भी कहते हैं। मिलस बेस, ये मिलस बेस भी है। तो मैं इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चीज़ें जितनी सिंपल दे रखी है एक्चुअली है नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है, इसके अलावा इसकी कंपोजिशन ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पे 3HgO HgNH3 2I2, ये भी कंपोजिशन है। ज़्यादातर बुक में इसके बारे में डिस्कस करा है, इसके बारे में बातें नहीं करी। इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। वो तुम्हारे लेवल पे इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछे, इसके बारे में तो पूछेंगे नहीं कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट के साथ ले रहे, AgCl को ले रहे या लेड के सॉल्ट को ले रहे, वो सॉल्युबल है और उसने सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाई, वो लगभग इसके जैसे ही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इस वाली साइड पे ओवरऑल Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाने हैं, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब ये सारी बातें जैसे एनायन के ऊपर एप्लीकेबल है, बिल्कुल उसी तरीके से ये कैटायन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे हमें कैटायंस के अंदर पढ़ना है, उसकी उन्होंने ग्रुप बना रखी है। जब हमने एनायंस के बारे में डिस्कस करा, वहाँ पे उन्होंने ग्रुप के बारे में बातें नहीं करी थी, इंडिविजुअल एनायंस के बारे में बातें करी। मगर इस वाली पार्ट के अंदर उसने इनको सब क्लासीफाई कर रखा है। सो देयर इज ए ग्रुप फ्रॉम 1 to 6 एंड अगेन इट्स ए 0 ग्रुप इज देयर। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 7 एंड आउट ऑफ दोज 7 1 इज हैविंग 0 whereas अदर इज हैविंग 1 to 6। इसका इन सबके अपने ग्रुप रिएजेंट्स है, इन सबके अपने ग्रुप रिएजेंट्स है। तो तुम्हें याद करने की जरूरत है? आंसर है शायद नहीं। तो इस वाली केस के अंदर कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री है। और कॉन्सेप्ट कौन सी है? केएसपी की कॉन्सेप्ट है। केएसपी यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है वो सॉल्युबल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है उसने प्रेसिपिटेट फॉर्म करे। तो सारी कहानी यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के ऊपर है। अब केएसपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना सॉल्युबल है और जितनी कम होगी उसने प्रेसिपिटेट फॉर्म करे है। तो ये सारी कहानी इस बात के ऊपर है कि किसी के हैलाइड सॉल्युबल है, किसी के सल्फाइड सॉल्युबल है, किसी के कार्बोनेट सॉल्युबल है, किसी के सल्फेट सॉल्युबल है। जो सॉल्युबल है वो ठीक है, जो इनसॉल्युबल है उसने प्रेसिपिटेट फॉर्म करना है। तो ये पूरी कहानी किस चीज़ के ऊपर है कि आपके पास एक प्रेसिपिटेट बन जाती और जब वो प्रेसिपिटेट बन गई तो क्या करना है? वो प्रेसिपिटेट एक किसी कन्फर्मेटरी मोड के ऊपर जानी है। यानी यहाँ से जो चीज़ें आई उससे तुम्हें शक पैदा होते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती है, वो है या नहीं। इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ पे भी एक बड़ी कमाल की चीज़ तुम नोटिस करोगे कि लेड 2-2 ग्रुप में है। लेड यहाँ पे 2-2 ग्रुप में है, ग्रुप 1 के अंदर भी है और ग्रुप 2 के अंदर भी है। तो अगर ओरिजिनल एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे? लेड कहाँ पे है? आंसर है, देखो जी ये तो बहुत ही आसान है। अगर उसने लेड क्लोराइड पूछा तो ग्रुप 1 है, उसने लेड के सल्फाइड पूछे तो ग्रुप 2 है। अगर इसने लेड की सल्फाइड करी तो यहाँ पे PbS बनना है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। लेकिन यहाँ पे जो PbCl2 है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तुम इसे छोड़ दोगे तो कहीं भी कोई ओवरलैपिंग, लेड वाली केस में लेड को छोड़ दिया तो कहीं भी कोई ओवरलैपिंग एटम्स या आयंस तुम्हें इस वाले ग्रुप के अंदर दिख नहीं रहे। तुम्हें बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक सीक्वेंस को याद रखना है। तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे इन्होंने पहले डाइल्यूट HCl ले रखे। मान लो ये अपने टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हमने पहले डाइल्यूट HCl डाली, लेकिन जो दूसरा रिएजेंट है वो H2S है। यानी कि हमने अगर इसके अंदर H2S पास कर दी तो पहली बार में अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता हमने वेट करा भाई कुछ भी नहीं आया तो क्या करा, अगले ग्रुप की तरफ मूव करते, H2S पास करते। फिर से 2 चीज़ें हो सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं और प्रेसिपिटेट नहीं बन सकते। अगर प्रेसिपिटेट बने तो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कन्फर्मेटरी टेस्ट। हमें कुछ चीज़ों का शक है कि अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो ये लेड 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, AS3 पॉजिटिव हो सकते हैं। अब इनमें है कौन से? इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और अगर ग्रुप अगर ना बने तो हम अगले ग्रुप की साइड पे चलते हैं। और इस बार क्या करा, इस वाली सॉल्यूशन को फेंक दी, इस वाली सॉल्यूशन को फेंक दी और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने उसके अंदर क्या करा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली इन केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब तुम देखोगे यहाँ से आगे एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि कॉमन आयन इफेक्ट का रोल है। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट है, इस वाली केस में कॉमन आयन इफेक्ट है, इस वाली केस में कॉमन आयन इफेक्ट है।
तो ये कॉमन आयन इफेक्ट करने वाले क्या है, इन्होंने जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीकर सॉल्ट है, उसकी जो आयनाइजेशन है उसे सप्रेस करनी है। तो यहाँ पे हम तब लेते हैं जब दो आयन से, जब दो सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंटेंशन है उनमें से कोई एक ही प्रेसिपिटेट करे। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? ये प्रॉब्लम जनरेट होती है इन दोज प्लेसेस वेयर वी आर हैविंग टू ऑप्शंस एंड दे आर लाइकली टू बी, दे आर हैविंग वेरी क्लोज डिफरेंसेस दैट दे कैन गेट प्रेसिपिटेट एट द सेम टाइम, एंड व्हाट we want that either of them should be precipitated. In all those cases where we becomes very selective, we go for common ion effect. तो ये जो पूरी टेबल है ये दो चीजों के ऊपर है, KSP कॉमन आयन इफेक्ट, KSP और कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली, अब जो प्रेसिपिटेट हो गए वो हाइड्रोक्साइड थे। अगली बार हमने वापस उसके अंदर H2S पास कर दी, वापस H2S पास करी, एक बारी फिर से सल्फाइड, एक तो सल्फाइड यहाँ पे आ गए, अगर नहीं आ पाते हैं तो सल्फाइड वापस यहाँ पे आ रही है, यानी कि सिर्फ सल्फाइड बनना, अगर सिर्फ सल्फाइड को देखो तो ये दो बारी जनरेट हो रही है, एक बार ग्रुप 2 में और एक बारी ग्रुप 4 में। लास्ट स्टेज के अंदर क्या करते, अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं, तो इस बार जो प्रेसिपिटेट होंगे वो कार्बोनेट होने हैं, इस बार जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वो कार्बोनेट के फॉर्म में होने हैं। और मैग्नीशियम के लिए एज सच कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं, यहाँ से हमने यहाँ तक करा और कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, तो दो चीज़ों का शक है, या तो उसके अंदर Mg2 पॉजिटिव है या फिर अमोनियम है, इन दोनों के अलग से कर लेते, इन दोनों की अलग से कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते। एक बारी जो पीछे स्लाइड में पढ़ा उसे टेबुलर फॉर्म के अंदर देखते, जो पीछे स्लाइड में पढ़ी उसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं, इसके अंदर दिखा रहे हैं कि ये अपना टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखी है। अब ऐसा नहीं है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन तुमने यहां पकड़ी वो यहां तक काम आते हैं, हम उसे बीच बीच में डिस्चार्ज करते रहते। तो इसमें हमने क्या करा, HCl डाल दी। HCl ऐड करते ही अगर प्रेसिपिटेट बन रहा तो हमें शक है कि लेड 2 पॉजिटिव के फॉर्म में है, लेकिन अगर कुछ नहीं बना तो हमने H2S पास कर दी। अगर कुछ प्रेसिपिटेट जनरेट होता वापस ये 3 ऑप्शंस बन जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमने क्या करा, इस वाली को ओरिजिनल सॉल्यूशन में वापस लेते हैं, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन ली, यानी इस वाली पार्ट को फेंक दिया। ओरिजिनल सॉल्यूशन ली, उसे HNO3 के साथ थोड़ा गर्म करा, फिर उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करी। पहले उसे थोड़ा एसिडिफाई करा, फिर अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ली, क्योंकि यहाँ से कॉमन आयन इफेक्ट का गेम स्टार्ट होता है। वो तुम्हें एग्जाम के अंदर कैसे पूछ सकते कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये कौन से ग्रुप के रिएजेंट है। वो तुमसे पूछ सकते कि अगर हमने ये रिएजेंट यूज करा तो कौन सा ग्रुप नंबर हो सकता। वो तुमसे कह सकते सल्फाइड अगर जनरेट हो सकता, अगर कहीं पे सल्फाइड प्रोडक्ट बन रही तो कौन से ग्रुप के पॉसिबल मेंबर्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना, रट्टा मारने जैसी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को हमें समझने की कोशिश करनी है। फिर तुमने क्या करा, अगली बार अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म कर गई तो ठीक है, नहीं करी तो H2S पास करा, और अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म तो तुमने H2S पास करी, किसी प्रेसिपिटेट ने फॉर्म करा तो वेल एंड गुड, नहीं करा तो सॉल्यूशन को फेंक दिया और वापस फिर से फ्रेश सॉल्यूशन लेते हैं, और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट ऐड करी, और यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि इनमें से इफेक्टिवली कितने रिएजेंट से, पहले जो 0 है उसके अंदर कोई रिएजेंट नहीं, जो 6 है उसके अंदर भी कोई रिएजेंट नहीं, तो बीच के जो बच गए उनके अंदर ही हम रिएजेंट ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, H2S ले रहे हैं, फिर H2S के साथ HCl ले रहे हैं, H2S ले रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, वापस HCl डाल रहे हैं, और फिर अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। इतने रिएजेंट आप बार बार यूज कर रहे हैं। अमोनियम से स्टार्ट करते हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, तुम देखोगे इसके अंदर कोई रिएजेंट नहीं है, और लैब वगैरह में काम करते हुए मेरा जो लैब असिस्टेंट हुआ करता था वो बड़े कम सेकंड के अंदर बताया करता था इसमें अमोनियम सॉल्ट है या नहीं। फिर हमने एक दिन पूछा, भैया बता दो कैसे करते हो यार, तो उसने कहा सॉल्ट लिया, उसे रब करा और स्मेल करे, अगर अमोनिया है तो इसके अंदर कोई ना कोई अमोनियम सॉल्ट है। हमने कहा इतनी केमिस्ट्री बढ़ाने से बढ़िया था ये तुमसे बात कर लेते। तो ऐसा होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर चीज़ें ऐसे जनरेट होती है। अब उसे पता नहीं कि ये सारी बातों का आइडिया था या नहीं था कि इसे रब करते हैं तो क्या होता है, लेकिन उसे आइडिया था कि अमोनियम सॉल्ट है, तो इसकी जो ये जो अमोनियम सॉल्ट है इसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो रब करके उसको उसने वेपराइज करा और स्मेल करके बता दिया कि इसके अंदर अमोनिया है या नहीं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये तुमसे एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं। तो अमोनियम सॉल्ट के बारे में करते कैसे है, तो हमने क्या करा कि अमोनियम सॉल्ट पकड़ी और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा। एक्चुअली ये 3 पार्ट है, तुम कह सकते हो पहले 2 पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर तुम्हारे नाक ठीक ठाक है तो तुम्हें अमोनिया की स्मेल आ जाएगी,
लेकिन कोई बंदा कह सकता है यार हमें तो स्मेल आ नहीं रही, ठीक है, तो ये अपना पहला पार्ट है। लेकिन अगर किसी को स्मेल आ ही नहीं रही है ना, कोई स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो उस वाली केस में क्या करते, इसके सामने HCl, जैसे यहाँ पे गैस निकल रही, इस वाली टेस्ट ट्यूब से ऐसे गैस बाहर आ रही, अमोनिया गैस बाहर आ रही, यहाँ पे HCl, जो ये जो ग्लास पाइप है इसके ऊपर HCl डाली, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाली। अब यहाँ तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ के ऊपर एक डेंस फ्यूम दिख रही, डेंस वाइट फ्यूम। ये डेंस वाइट फ्यूम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ये जो डेंस वाइट फ्यूम है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की है। तो ये दोनों पार्ट, पहले दो पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है कि तुमने क्या करा, सॉल्ट ली, सॉल्ट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली, अमोनिया निकली। इफ यू आर कैपेबल टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अमोनिया इट्स वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट कैपेबल देन जस्ट यूज द कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड द प्रेजेंस ऑफ डेंस HCl, डेंस अमोनियम क्लोराइड फ्यूम, इट इज गोइंग टू इंडिकेट दैट सब्सटेंस वाज हैविंग अमोनियम सॉल्ट। ये लास्ट का है, नेस्लेस रिएजेंट, नाम तो सुना होगा, नेस्लेस रिएजेंट। तो नेस्लेस रिएजेंट ने अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करा तो इसने जनरेट क्या करना है, इसने ये कंपाउंड जनरेट करना है, और इसे मिलेस बेस भी कहते हैं, मिलेस बेस। ये मिलेस बेस भी है। तो मैं इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चीज़ें जितनी सिंपल दे रखी है एक्चुअली है नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है, इसके अलावा इसकी कंपोजिशन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे 3HGO Hg NH3 ये भी कंपोजिशन है। ज़्यादातर बुक में इसके बारे में डिस्कस करा है, इसके बारे में बातें नहीं करी, इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। वो तुम्हारे लेवल पे इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछे, इसके बारे में तो पूछेंगे नहीं, उन्होंने ज़्यादातर इसके बारे में ही पूछना है। लेकिन एक बात समझ लो कि सिर्फ यही आंसर है ऐसा नहीं है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। इस ब्राउन प्रेसिपिटेट को कॉमनली क्या कहते हैं, बेसिक मर्क्यूरी 2 एमाइड आयोडाइड। ये इसकी IUPAC नेम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी IUPAC नेम नहीं है। तो ये नेस्लेस रिएजेंट है, नेस्लेस रिएजेंट की तुम्हें IUPAC नेम याद रखनी है, इसके IUPAC नेम की जरूरत नहीं, ये मिलेस बेस के नाम से फेमस है, और तुम्हें यहाँ पे इसे ही आइडेंटिफाई करना है। जिस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ओनली फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर तुमने HCl पास करा और वहाँ पे प्रेसिपिटेट जनरेट हो गई, तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर लेड भी हो सकती है, Hg भी हो सकती है। जनरली Hg किसी लैब के अंदर नहीं होती, मतलब स्कूल वालों की लैब के अंदर Hg तो होती नहीं, तो लेड होती है। लेड के साथ भी प्रॉब्लम है, इसके क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट बना सकते हैं और इसके सल्फाइड भी बना सकते हैं। शुरुआत में डिस्कस कर रहा था कि वो ग्रुप 1 के अंदर भी प्लेस कर रखा है, ग्रुप 2 के अंदर भी प्लेस कर रखा है। तो क्या मान लो तुम्हें उसने सॉल्ट जनरेट करके दे दी, इनके प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, दे आर सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है टेस्ट ट्यूब, ऑब्वियस सी बात है हमने अभी गर्म नहीं करा, नॉर्मल सॉल्यूशन ली, HCl डाला और प्रेसिपिटेट जनरेट हो गई, तो इसने इंडिकेट करा कि लेड क्लोराइड है। थोड़ी पानी डाल दो, गर्म कर दो, गर्म पानी डाल दो या उसे गर्म कर दो, अगर वो सॉल्युबल हो गई तो तुम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि ये लेड क्लोराइड ही है, क्योंकि इसके ही कैरेक्टर है कि दो अलग अलग एनवायरनमेंट में दो अलग तरीके से बिहेव कर रहा। लेकिन अगर हमें कंफर्म करना हो तो क्या करा, यहाँ पे हमने सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड डाल दी, उसने लेड के आयोडाइड बना दी। मगर एक बार फिर से प्रॉब्लम है, अभी ये वाइट प्रेसिपिटेट थी, अभी ये येलो प्रेसिपिटेट हो गई, लेकिन दिस इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर तुम्हें डबल चेक करना है, इसे गर्म करा, अगर ये डिसहैपियर हो गई, इसका मतलब है कि ये PbI2 ही थी। तो ये उतना बढ़िया सा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है क्रोमेट के साथ। क्रोमेट ध्यान रखना, ये डाइक्रोमेट नहीं है। कई बार लोग इमोशंस में से डाइक्रोमेट समझ लेते, Cr2 लिखा क्या, नहीं लिखा ना, तो फिर डाइक्रोमेट कैसी। तो ये क्रोमेट है। क्रोमेट सॉल्ट के साथ इसने लेड क्रोमाइट जनरेट करी जो येलो प्रेसिपिटेट है, और ये येलो प्रेसिपिटेट अमोनियम सॉल्ट के अंदर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे अगर लेड प्रेसिपिटेट जनरेट हो रखी है, अगर इसने येलो प्रेसिपिटेट जनरेट करा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लेड का सॉल्ट है। लेकिन अगली लाइन उसे कंफर्म कर रही है, अगर हमने अमोनिया के अंदर इसे लिया, अमोनियम सॉल्ट के अंदर लिया या सोडियम सॉल्ट के अंदर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सॉल्युबल इन द बेस। तो अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ली तो इसने यहाँ पे एक सॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट कर दी, इसने एक सॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट कर दी। और ये सॉल्युबिलिटी इस बात को इंडिकेट कर रही, कि यहाँ पे जो हमने सॉल्ट यूज करा था वो लेड के सॉल्ट है। जो थर्ड टेस्ट है, जो थर्ड कन्फर्मेटरी टेस्ट है, हमने लेड क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराई और इसने लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट कर दिया। इसने लेड सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी और ये अमोनियम सॉल्ट के साथ सॉल्युबल है। तो हमने जब इसे इसके साथ रिएक्ट करा तो इसने यहाँ पे अमोनियम टेट्रा एसिटोप्लम्बेट क्रिएट कर दी, एसिटोप्लम्बेट 2 आयंस। हाँ जी, ध्यान रखना, कभी भी लेड
+4 के अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं दे रहा। लेड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर कभी भी लेड +4 में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। 1 हो या 2 हो, लेड ने हमेशा +2 शो करना है, +4 नहीं। Hg2 positive, Lead2 positive and Ag positive, these are the members of group 1. We have discussed about the Pb2 positive, but remaining 2 are left. So as far as Hg2 positive is concerned, this one is the positive. इस वाली केस के अंदर हमने HgCl2 की व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर दी। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इट्स ए मर्क्यूरस मर्क्यूरस क्लोराइड। इस वाली केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो बेसिकली क्या हो रखा है, यहां से यहां पे इसने रिड्यूस करी। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर क्या कर रखी है, Hg2 पॉजिटिव को Hg के अंदर कन्वर्ट करके, इट्स अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर इस वाली Hg2Cl2 जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, whether it is soluble, answer is of course this one is soluble in ammonium hydroxide and this is going to form this compound which contains, this part is the black precipitate, this is the black part and this is going to be the white part. So overall it will appear black to you. तो इसके दो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है ये व्हाइट है और ये जो Hg का पार्ट है वो ब्लैक है। अब ये HgCl2 की HNO3 के साथ रिएक्शन एक्वा रेजिया के साथ, बेसिकली एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन है। एक्वा रेजिया में तुमने देखा होगा 1:3 की रेशियो है, तो ये एक्वा रेजिया की पार्ट है। तो यहाँ पे +1 है, ये जो हमने जनरेट कर रखा है Hg2Cl2, इसे डिटेक्ट करने के कितने सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका, और ये 3 तरीके जहाँ पे Hg2Cl2 को डिटेक्ट कर रहे हैं या मर्क्यूरस आयन को डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर तुमने मर्क्यूरस आयन को एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट कराई तो इसने मर्क्यूरिक सॉल्ट क्रिएट करी प्लस NO सॉल्ट, NO क्रिएट करा, NO गैस क्रिएट करी इसने। जो गोल्ड या बाकी जो चीज़ें एक्वा रेजिया के अंदर डिजॉल्व हो रही है वो बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ NO, और वो NO के साथ सॉल्ट बना लेते हैं। अगर हमें थर्ड टेस्ट की तरफ मूव करें जहाँ पे HgCl2 की थर्ड टेस्ट है, तो हमने क्या करा, SnCl2 के साथ रिएक्ट कराई। SnCl2 के साथ ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है, ये +1 +2 लेकिन इस वाली केस में ये +1 और +4 हो जाने हैं। इस वाली केस में ये +1 और +4 हो जाने हैं। तो एक बारी फिर से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और अगर हमने वापस इस Hg2Cl2 को SnCl2 के साथ, यानी कि अगर हमने SnCl2 एक्स्ट्रा ले रखी है, एक्सेस ले रखी है, तो Hg डिपॉजिट हो जाने हैं। अब इस वाली केस में देखो ये +2 है और इस वाली स्टेज में ये 0 है, लेकिन इसने एकदम से नहीं करा, पहले ये +1 के फॉर्म में रिड्यूस हो रखा है, फिर बाद में इसने खुद को 0 के अंदर कन्वर्ट करा, और यहाँ पे SnCl4 वापस इसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, ये +2 से +4 की तरफ जा रहा, ये +1 से 0 की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे वापस वही कपल जनरेट हो गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली पार्ट वापस यहाँ पे जनरेट हो जानी। अब पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट, और ये पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट वापस एक बारी Hg2 पॉजिटिव के लिए, ये जो 3 टेस्ट थे Hg1 पॉजिटिव के टेस्ट थे। अब ये जो टेस्ट है ये Hg2 पॉजिटिव की टेस्ट है, इसने HgI2 जनरेट कर दी जो रेड कलर की है। जब इस HgI2 ने एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करा तो वापस एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गई, जिसे हम नेस्लेस रिएजेंट कहते हैं, नेस्लेस रिएजेंट। ये वापस नेस्लेस रिएजेंट बना रखा है जो एक सॉल्युबल पार्ट है। इसके टेस्ट नंबर 2 है, हमने कॉपर ट्यूनिंग के साथ रिएक्ट करी। कॉपर ट्यूनिंग के साथ रिएक्ट करी तो Hg वापस डिपॉजिट हो गई, और वापस फिर से देखो ये +2 से यहाँ पे 0, अगर ये रिड्यूस हो रखा है तो इसने खुद को ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पे थोड़ी यूनिफॉर्मिटी है, 2 से 0, 0 से 2। HgS के रिएक्शन है, Hg1 पॉजिटिव के रिएक्शन है, Hg1 पॉजिटिव के रिएक्शन है। तो जहाँ कहीं भी Hg1 पॉजिटिव के रिएक्शन हो, तुम देखोगे ये इस वाली केस में डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा, डिस्प्रपोर्शनेट।
जो Hg1 पॉजिटिव है और Cu1 पॉजिटिव है, इसकी डिस्प्रोपोर्शनेट करने की टेंडेंसी बाकी एलिमेंट्स के कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा है। और ये दो एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। इनकी पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है और ये दोनों के दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। इस वाली केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन है कहाँ पे? तो यहाँ पे ये +1 है और इस +1 ने यहाँ पे +2 क्रिएट करी और इसने यहाँ पे 0 क्रिएट करी। अगर +1 से +2 गए तो इट्स ए ऑक्सीडेशन, और अगर +1 से 0 जाते हैं इट्स ए रिडक्शन। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन बिकॉज Hg itself undergoes oxidation and Hg means Hg positive is undergoing oxidation as well as reduction for Hg2 positive is the oxidized product whereas Hg itself is a reduced product। तो ये सारी कहानी है Hg के साथ में। अगर हमें सिल्वर के बारे में देखना हो तो एक बार फिर से सिल्वर के वैसे ही टेस्ट है जैसे Hg के थे। हमने HCl के साथ रिएक्ट करा, वहाँ पे HgCl आ रखी थी, यहाँ पे AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो जानी है। तो यहाँ पे इसने एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जनरेट करने हैं, तो मैं इस कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती सिल्वर के केस में। अगर इसी AgCl को अगर अमोनिया के साथ डाला तो अब तक 100 बार ही पढ़ चुके कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट के साथ ले रहे AgCl को ले रहे या लेड के सॉल्ट को ले रहे, वो सॉल्युबल है और उसने सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाई, वो लगभग इसके जैसे ही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस वाली साइड पे ओवरऑल Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाने हैं, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। AgCl ने अगर NH3 के प्रेजेंस में एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जनरेट करा तो अगर हमने मीडियम चेंज कर दी यानी एसिड ले ली तो वापस AgCl जनरेट हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ पे इस प्रेसिपिटेट के ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव लिख रखा है, तो यहाँ पे उस पॉजिटिव को कंपनसेट करने के लिए Cl डाली। अगर हमने एसिडिक मीडियम यूज करा तो ये वापस AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट इसने जनरेट कर देनी है। जो अगला टेस्ट है वो है आयोडाइड टेस्ट, पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट। इस वाली केस के अंदर हमने क्या करा, Ki यूज करी और Agi की जो येलो प्रेसिपिटेट है ये जनरेट हो रखी है। जब Cn नेगेटिव के साथ रिएक्ट करा, Agi को Cn नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराई तो ये प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाना है। और अगर इसे हाइपो के साथ रिएक्ट करे, हाइपो बोले तो या तो हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट, इसने ये कंपाउंड जनरेट करना है, करनी है। तो इसके आईपीसी नेम क्या हो सकते हैं? थायोसल्फेनेटो अर्जेंटेट 1, क्योंकि यहाँ पे S2O3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे हमने 2 ले रखे, तो टोटल चार्ज कितने हो गए? 4 नेगेटिव और Ag के ऊपर है 1, तो टोटल हो गए -3। ये क्रोमेट की टेस्ट है, ध्यान रखना, ये क्रोमेट टेस्ट है, डाइक्रोमेट नहीं। तो अगर तुमने क्रोमेट टेस्ट लगाई तो AgCrO4, तो Ag पॉजिटिव की कंफर्मेटरी टेस्ट है, पोटेशियम क्रोमेट यूज करा, अगर रेड प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाते तो वो Ag पॉजिटिव की कंफर्मेटरी टेस्ट है।